हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपना कंसेप्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है, ओनली 2 to 3 पेजेस में एंड हो जाता है। तो उसको लिखने का स्टाइल मैंने दे दिया है, नोट्स प्रोवाइड कर दिया आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में। जो भी 2019 बैच है, 20 बैच है, तो सबको मैंने सेंड कर दिया है। इवन इफ मैंने टेलीग्राम में भी सेंड किया है, वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं इफ अगर आप लोग ढूंढ ना सके ग्रुप में। सो मेनली ये दो कंसेप्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बोल रही हूँ। जितने कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी लर्निंग टीचिंग के लिए, जो जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जैसे कि वाइगोत्स्की का भी मैंने ब्रीफली बताया था, इवन इसका वीडियो भी मैंने छोड़ा था, बट डिटेल्ड अगेन मैं पढ़ा दूँगी। डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगा, डिटेल्ड भी पढ़ा दूँगी। प्लस ये जितने भी थ्योरीज है, ये CTET और TET एग्ज़ाम जितने आते हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस ये थ्योरी से ही आता है। 30 to 40 क्वेश्चन थ्योरीज बेस्ड ही होता है, वो घुमा फिरा के उसी के अंदर देगा। ओनली कंसेप्ट या फिर जो भी एजुकेशनिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं उनके नाम जानने से नहीं होगा, उनका डिटेल जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। If you know this concept, then you are able to solve any problem regarding that concept. अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करें, कैसे क्या करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई सॉल्व नहीं कर पाता। सो पूरा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, कंसेप्ट्स को याद रखिए। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी कंसेप्ट्स आपको पता है, जस्ट लाइक दो कंसेप्ट्स हैं, ब्रूनर एंड बंदूरा, दोनों अलग अलग है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बट दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। सो वो क्या होता है, टर्म्स के अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग अलग नहीं हो पाता, डिस्टिंग्विश बहुत लोग कर नहीं पाते। बंदूरा क्या कहते, ब्रूनर क्या कहते, वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता। तो वैसे ही बहुत सारे कंसेप्ट आना, सब मिल जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से डिटेल थोड़ा पढ़िए। डिटेल पढ़ने से अभी भी हेल्प होगा। प्लस आप लोगों को जो भी, क्योंकि आप लोग फर्दर सेकंड सेम के बाद एलिजिबल हो जाते हैं कि CTET OTET दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में हो गया, देन आप लोगों का अगेन CTET OTET जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, वो नेक्स्ट अगेन आ रहा है किस में बताइए, अप्रैल मई की तरफ फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन लेना है। एंड अभी का जो DSC का एग्ज़ाम हुआ था, DSC मीन्स जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अगर क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट क्वेश्चंस अगर देखते तो पता चलता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया। एंड जनरल बच्चों के लिए कटअप तो 90 है दूसरे TET एग्ज़ाम्स के लिए, बट कॉन्ट्रेक्चुअल का अभी तक मैक्सिमम पकड़ा गया है 90, पर पता नहीं। बाकी क्वेश्चंस IS लेवल OS लेवल का भी आया था। दैट मीन्स उनका जैसा प्रिपरेशन रहता है ना, उस टाइप का प्रिपरेशन हमारा करना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग पढ़िए। मैक्सिमम जिनको भी फर्दर जॉब करना है गवर्नमेंट में या फिर टीचर्स बनने हैं गवर्नमेंट के, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। बिकॉज ओनली OTET CTET देने से कुछ नहीं होगा। CTET के बाद आप MBS और KVS का एग्ज़ाम्स अगेन देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर क्लियर होने के बाद फिर जाएंगे जॉब में। OTET में भी OTET क्लियर होगा, OSTET क्लियर होगा, उसके बाद JT क्लियर करेंगे। JT का भी स्ट्राइक भी चल रहा है। सो इतने सारी इन्फॉर्मेशंस है, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसके बाद कौन सा एग्ज़ाम्स देना है एंड कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़िए, मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा ना, अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो फर्दर आप एग्ज़ाम्स के टाइम में पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट लाइक एंट्रांस देने जा रहे हो, वहाँ पे तो इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस का कितने सारे कंसेप्ट, बिकॉज आपका 4 सेमेस्टर जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा। ANU और योगी वर्मन यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं सबका पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस अदर आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, कि क्योंकि रिलेटेबल क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग।
मैं आज बोली दो कंसेप्ट अगेन क्लियरली मैं समझा दूंगी क्या है एक्सपेरिमेंट, उसका क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स क्या होता है, उस कंसेप्ट में मेजर रोल किस किस का है, किस चीज़ पे ये बेस्ड करके ये कंसेप्ट बना हुआ है, किसने बनाया, एंड इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेलली जानेंगे। उसके बाद हम लोग थॉर्नडाइट्स का ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ेंगे, बिकॉज बीच में मैंने 2 दिन नहीं पढ़ाया आपको ठीक से, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो आज हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, दो कंसेप्ट को क्लियर करके फिर जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सो देखिए आप लोगों के ग्रुप में मैंने छोड़ दिया है ऑलरेडी, तो ये ओपन कर लेते हैं। चलिए, जिनको स्टोरी सुनना पसंद है स्टोरी जैसा याद रखें, स्टोरी जैसा याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल मीन्स क्या होता है, हम लोग क्लासिकल मीन्स थिंक करते हैं कि ये दिस इज़ द ओल्ड वन, या फिर बहुत ही पुराना है, ओल्ड वर्जन है, ऐसा कुछ। तो ये भी पुराना ही कंसेप्ट है, बहुत ही पुराना कंसेप्ट है क्लासिकल। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंडीशनिंग? Conditioning means one kind of nourishment or enrichment programs. So conditioning हम लोग करते हैं ना, conditioned करते हैं अपने hairs को, that means hairs को हमने nourishment दिया या फिर नरिश किया कि वो ग्रो करे। वैसे यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को ग्रो करेंगे स्टिमुली के अकॉर्डिंग। सो स्टिमुली इज द नेचुरल केमिकल कंपाउंड और नेचुरल थिंग। केमिकल कंपाउंड इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज स्टिमुली कुछ भी हो सकता है, केमिकल कंपाउंड हो सकता है, केमिकल थिंग्स हो सकते हैं, या फिर फिजिकल थिंग्स हो सकते हैं, या फिर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज हो सकता है, क्वेश्चंस हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है जो भी आपके आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है एंड आपको वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करें, रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। दैट मीन्स हम लोग अगर रिप्लाई देना स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे जितना भी कंसेप्ट होता है ना वो स्टिमुली रिस्पॉन्स के ऊपर ही चलता है। सो अदर नेम्स फॉर दिस थ्योरी आर, क्या क्या नेम्स हो सकते हैं, क्या कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं अदर नेम पे, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। ये पहला पैराग्राफ में ही प्रेजेंट है, ठीक है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजियोलॉजिस्ट है। फिजियोलॉजिस्ट क्यों, जब स्टिमुली का बात आता है तो ये बॉडीली होता है, बॉडीली होता है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स के बॉडी के विद इन में क्या क्या चेंजेस आए, माइंड में क्या क्या चेंजेस आए, ये पूरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस की वजह से रिस्पॉन्स आए, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सो दैट फिजियोलॉजिस्ट यहाँ पे लिए बिकॉज ये वर्क फिजियोलॉजी के ऊपर था। तो रशियन फिजियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, इवन पेट्रोविच पेवलोव, इवन पेट्रोविच पेवलोव। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट में आईपी पेवलोव बोल सकते हैं, आईपी पेवलोव इन 1904, ठीक है। कंडीशनिंग मीन्स मोडिफिकेशन ऑफ ए नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स को मोडिफाई करना। सपोज आप सडनली आपको भूख लग गया, तो सडनली तो ऐसे हम थिंक करें सडनली भूख लगा है ना, बट आपका बॉडी जानता है कि इस टाइम पे आपको भूख लगता है, आपको नीड है, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। जस्ट लाइक होता है ना नेचर्स कॉल हम लोग बोलते हैं, अब मतलब टॉयलेट जाना है, तो ये भी वन काइंड ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स है बिकॉज ये बॉडीली फीचर्स हैं, ठीक है। अभी उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे, ये सारे स्टिमुली के लिए, बॉडीली स्टिमुलीज के लिए जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे, दीज आर ऑल्सो नेचुरल रिस्पॉन्सेस। सो नेचुरल स्टिमुली के लिए ऑलवेज नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, when we are seeing any type of delicious food, okay, so कोई भी हमने delicious food देख दिया तो क्या होगा, we start salivation, हम स्टार्ट कर देते सलाइवेट करना, दैट मीन्स हमारे मुंह से पानी आने लगता है।
सो ये वन काइंड ऑफ नेचुरल स्टिमुली था, खाना हमारे लिए नेचुरल स्टिमुली था एंड हमें सलाइवेशन हुआ, दैट मीन्स हमारे मुंह से पानी आया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके ऊपर ही हम चलेंगे अभी। मीनिंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो कंडीशनिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म स्टिमुली। अभी मैंने बोला कि ये कहाँ से आता है, बिहेवियर वाइज होता है, बिहेवियर वाइज। दैट मीन्स यहाँ पे बिहेवियरिज्म स्टिमुली आपके बिहेवियर में चेंजेस जो कर सके वैसा स्टिमुली हम देंगे, एंड व्हिच इफेक्ट्स द सेंस ऑर्गन, आपके सेंस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, हमारे सेंस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। सेंस ऑर्गन दैट इज अ स्किन, नोज, ईयर और आई, टंग, ये सारे हैं, तो इसको इफेक्ट करेगा। सो दैट उसके अगेंस्ट हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेस्पॉन्सेस। दिस गेट द शेप ऑफ कंडीशनल बिहेवियर। सो ये कैसा चेंज हो जाता है बताइए, जैसे जैसे ना ये सपोज एक ही टाइम पे आपको भूख लग रहा है, क्यों लगा, सपोज मैं आज 1 बजे खाना खाई, कल 2 बजे खाई, या कल 12 बजे भी खा ली, तो ये तो रेगुलर हैबिट नहीं हुआ ना कि हमने सेम टाइम में नहीं खाया, सो दैट ये रेगुलर हैबिट में नहीं आएगा। बट हम लोग अगर हर दिन एवरी डे वी ईट समथिंग और सम फूड एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन क्या हो जाएगा, ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोला गया कि ये कंडीशन करता है आपके बिहेवियर को। When those responses are repeated again and again, the behavior is learned. जब आप कोई भी चीज़ को रिपीटेडली करते हो, वो जस्ट लाइक आप लर्निंग करते हैं ना, हमारे अंदर फिक्स्ड हो जाता है वो चीज़ और चेंज नहीं होता है, वैसे ही टाइप का हो जाता है यहाँ पे भी। अगेन एंड अगेन कोई चीज़ को अगर हम रिपीट करें दैन वो बिहेवियर लर्नड हो जाता है, मीन्स आपके आदत में रह जाएगा। ओके, सो उसके बाद चलते हैं दिस टाइप ऑफ लर्नड बिहेवियर। इस टाइप के जो लर्न बिहेवियर होते हैं ना, ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते होंगे, वो चीज़ है स्टिमुलस, एंड स्टिमुलस के साथ उसका जोड़ीदार कौन है, रिस्पॉन्स। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है, एंड दिस कंडीशन बिहेवियर इज नोन एज लर्न बिहेवियर। तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, लर्न बिहेवियर। तो बिहेवियर को अगर हम लोग लर्निंग में डाल दें एंड अगेन स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू उसको हम प्रैक्टिस करते रहें, दैन इट इज़ कॉल्ड लर्न बिहेवियर। जस्ट लाइक आई लाइक डांसिंग, सो मैं अगर डांसिंग पसंद करती हूँ एंड आई लाइक टू डांस टू, तो मैं डांस करना भी पसंद करती हूँ, तो रेगुलरली एवरीडे अगर हम लोग उसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें दैन ये लर्नड बिहेवियर हो जाएगा। कोई भी काम अगर आप हर दिन सेम टाइम में करना स्टार्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड लर्नड बिहेवियर। Okay, this theory of learning by conditioning is also known as a theory of connectionism or association. That means इस theory को other नाम से और भी बुला सकते हैं, because यहाँ पे stimulus response का togetherness होता है या फिर joining होता है, association होता है या connection built up होता है, so that इसको हम बोल सकते हैं connectionism और association. तो इसको क्या क्या term दे दिए, first of all this theory is also known as Pavlov's experiment और Pavlov's theory. आफ्टर दैट क्लासिकल कंडीशनिंग बोल सकते हैं, देन क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो वर्ड हमने यूज़ किया वहाँ से कंडीशनिंग वर्ड को यूज़ करें, कंडीशन रिस्पॉन्स और एसोसिएशन और कनेक्शनिज्म। तो ऐसे थ्योरीज के नाम हो गए। तो द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय द रशियन फिजियोलॉजिस्ट। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, तो मैंने यहाँ पे डबल एक्सप्लेन किया है कि ये किसने बनाया था, 1904 में रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवन पेट्रोविच पावलोव ने ये से बनाया था, फर्स्ट टाइम के लिए फॉर्मुलेटेड किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। सो ऑलरेडी आप ना एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंड मैंने आपको बोला भी था कि इसको शॉर्टकट वे में पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है, ये स्टोरी जैसा है पूरा। सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ए डॉग वॉज केप्ट हंग्री फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है, एक कुत्ते को हमने क्या किया, आप थिंक करें, जब आप स्टोरी पढ़े ना या फिर कुछ करते तो क्या करते हैं, अपना रोल उसमें डाल देते, दैट मीन्स आप थिंक करते हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, सो आप एंजॉय करते हैं। हमारा ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम स्टोरी में घुस जाते हैं, इसलिए हम एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज ऑन द नॉर्मल देखने से एंजॉयमेंट नहीं आएगा।
वो बोरिंग टाइप का खाली विज़न हो गया, सीइंग हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक डॉग को हमने ले लिया एंड उनको हमने कंडीशन किया। कैसे कंडीशन किया, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डॉग को कैट हंग्री फॉर ए फ्यू डेज, उनको मैंने क्या किया, कुछ दिनों के लिए भूखा रख दिया, खाने को कुछ नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंटल टेबल है, मैंने यहाँ पर ड्राइंग नहीं दिखाया बट एक्सपेरिमेंटल टेबल होता है, आपके बुक में भी शायद ड्राइंग नहीं है, मैं ड्राइंग भी आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट में। सो यहाँ पे जो होगा एक एक्सपेरिमेंटल टेबल होगा, एक्सपेरिमेंटल टेबल के सामने एक हम क्या करेंगे, जस्ट होता है ना गले से चेन को बांधने के लिए जैसे एक स्टिक जैसा रहता है, तो वैसा रहेगा। यहाँ पे हमने गले में एक चेन डाल के बांध दिया उस स्टिक के साथ, ठीक है। अभी कुत्ते को हमने खड़ा कर दिया, तो अभी कुत्ते को ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज अगर कुत्ता मूवेबल हो गया, डॉग मूवेबल हो गया, तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको बांधा गया। अभी क्या करेंगे, खाना दिया जाएगा, डॉग को हम कुछ टाइम के लिए खाना देंगे, ठीक है। सपोज उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तो वो खाना जैसा ही दिखेगा तो क्या करेगा, स्टार्ट सलाइवेशन, सलाइवेशन करना वो स्टार्ट किया। अभी क्या करेंगे, ये था नेचुरल, बिकॉज भूख लगने से ही हम सलाइवेट करना स्टार्ट करते हैं, मुंह में पानी आते, भूख लगती है, ऐसे रिस्पॉन्सेस आता है, तो ये नेचुरल था। तो नेचुरल स्टिमुली के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुली के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स, और इसको बोलते हैं अनकंडीशन, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर नहीं है या फिर एनिमल्स नेचर नहीं है, ये कंप्लीटली सबके लिए सेम होता है कि यहाँ पे कंडीशन नहीं चाहिए। भूख लगने से ही मुंह में पानी आएगा, हम सलाइवेशन स्टार्ट करेंगे खाना देखते ही, बिकॉज भूख लगी है, खाना देखेंगे, फूड देखेंगे, तो आपको वैसा आएगा रिस्पॉन्सेस। तो ये अनकंडीशन स्टिमुली है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसके लिए आएगा, UCS UCR, ठीक है। उसके बाद पैवलव ने क्या किया कि रिंग बजाना स्टार्ट किया, दैट इज़ बेल रिंग, जैसे कि हम लोग स्कूल्स में यूज़ करते हैं ना, एक घंटी जैसा बेल यूज़ करते हैं, तो वो होते ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं जैसा। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं है, खाने को एसोसिएट किया गया किसके साथ, रिंगिंग ऑफ द बेल। दैट मीन्स मैंने फर्स्ट टाइम खाना दिया ओनली, अभी क्या करेंगे सेकंड टाइम के ट्रायल में हम क्या करेंगे, बेल बजाएंगे एंड खाना देंगे, बेल बजाएंगे एंड खाना देंगे। तो उसमें क्या चेंजेस आया ना, कुछ दिनों के बाद 3-4 डेज के बाद, आफ्टर 3-4 डेज खाना देखते ही कुत्ते तो सलाइवेशन में स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वो खाना के साथ एसोसिएट है। बट अभी कुत्ता सीखा, लर्न किया, क्या लर्न किया कि बेल बजने से मुझे खाना मिल रहा है, तो खाना मिलने से मुझे सलाइवेशन करना है, तो मुझे बेल बजते ही सलाइवेशन कर देना है, तब मुझे खाना मिल जाएगा, हो गया। सो आफ्टर गेटिंग फूड द डॉग स्टार्ट सलाइवेशन एंड इट वॉज मेजर्ड अप टू द सेम ट्रायल ऑफ द डॉग डिडंट गेट फूड बट द बेल हैज़ बिन रिंगिंग। सो इस टाइम पे हमने क्या किया कि फर्स्ट केस में ओनली फूड दिया गया बट कोई बेल रिंग नहीं हुआ। सेकंड टाइम में हमने क्या किया, कंडीशन रखा कि बेल बजेगा दैन खाना देंगे, दैन वो सलाइवेट करना स्टार्ट करेगा। थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस में बेल बजाया, डॉग ने सलाइवेशन भी स्टार्ट कर दिया बट उसको हमने फूड नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो वो क्या समझा, कुछ दिनों के बाद सलाइवेशन करना बंद कर दिया कि ये चीज़ ओनली ऐसे ही हो रहा है, खाना और नहीं आ रहा है। तो उस वजह से ये जो बिहेवियर रहता है, लर्नड बिहेवियर, कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आज मुझे ये खाने को मन किया है, तो हम लोग सेम खाना तो हर दिन नहीं खाते, दूसरा दूसरा खाते। अगर सेम खाना आदत रह जाता तो हर एक दिन सेम रूटीन चलती, ठीक है। तो इसके वजह से खाना खाना में और टेस्ट वाइज जो वेरिएशन हम लोग लाते हैं वो लर्न नहीं है, बट भूख लगना लर्न है, डांस करना लर्न है, ड्राइंग करना लर्न है, पढ़ाई करना लर्न है, सेम टाइम को फॉलो करना वो भी लर्न है। तो ये सारे लर्न बिहेवियर है। सो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है, मेजर कंसेप्ट्स में हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था। तो फूड यहाँ पे क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCS, अनकंडीशन नेचुरल स्टिमुलस है। सलाइवेशन नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेस। बेल, जो बेल हमने ऐड किया वो कंडीशनड है,
तो कंडीशन स्टिमुलस, एंड फॉर दिस ओनली अगर बेल बजेगा फर्स्ट टाइम के लिए, उस टाइम के लिए सलाइवेशन नहीं है, बट आफ्टर सर्टेन डेज और कपल ऑफ डेज क्या होगा, जब फूड गेट एसोसिएटेड विद द रिंगिंग ऑफ द बेल, देन द डॉग वॉज स्टार्टेड सलाइवेशन. सो उसके अकॉर्डिंग बेल अगर कंडीशनड हो गया एंड उसके साथ फूड आ रहा है तो सलाइवेशन भी कंडीशनड रिस्पॉन्स है, बिकॉज वो लर्नड हो गया, उसकी आदत में रह गया. ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या क्या चीज़ आते हैं, मीन्स हम लोग अगर इसको छोटे बच्चों में अप्लाई करते हैं या स्कूल्स में अप्लाई करते हैं तो हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट तो पॉइंट्स को याद रखें. रीइंफोर्समेंट है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है. ये तो पहला पॉइंट है. एंड उसके बाद मैंने फैक्टर्स मेंशन किए हैं, बिकॉज आपके बुक में फैक्टर्स उतने ज़्यादा है नहीं, बट आपके टीटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड क्वेश्चन आते ही हैं एंड फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं, सो दैट मैंने दे दी. ठीक है. अभी चलिए सॉरी, रीइंफोर्समेंट. ऑलरेडी आप जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग होता है. तो हम यहाँ पे वी प्लेस द रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड नियर द डॉग, सो दैट व्हेन द डॉग responses according to the association of the bell with the food, they get started their salivation and rewarding, as a reward they get or the dog get food. सो उस अकॉर्डिंग उसको फूड मिला. तो व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल. सो बेल को बजाया गया, बेल वाज रिप्रेजेंटेड विद द नेचुरल स्टिमुलस. नेचुरल स्टिमुलस इज फूड. तो फूड के साथ इसे क्या किया गया, मिक्सअप करके हमने दिया. सो बेल बजेगा तभी खाना मिलेगा. तो ये वन काइंड ऑफ क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया. सो इट इज सेड टू बी रीइंफोर्स्ड एज it is able to elicit natural response, because ये मिक्सअप होता है किसके साथ, नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ, एंड नेचुरल रिस्पॉन्स इज द फूड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन. अच्छा, एक्सटिंक्शन मीन्स गायब हो जाना या फिर धीरे धीरे डिक्लाइंड हो जाना, डिमिनिश्ड हो जाना. व्हेन द फूड रिपीटेडली डिडंट फॉलो द बेल. सपोज हमने आज क्या किया कि बेल बजाया, उसके साथ खाना दिया, अभी 2-3 दिन ये प्रैक्टिस किया, बट उसके बाद क्या किया गया, ओनली फूड नहीं देंगे, बेल बजा देंगे. फूड नहीं देंगे, ओनली बेल बजा देंगे, फूड नहीं देंगे. तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हाँ, एक दिन मैं सलाइवेट की क्योंकि मुझे लगा कि बेल के साथ खाना आएगा, नहीं मिला. नेक्स्ट डे भी वैसे हुआ, उसके नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ, बट आफ्टर 3-4 डेज क्या होगा, फिर से वो आदत धीरे धीरे करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये लर्नड बिहेवियर है, इसको हम हटा सकते हैं, अपने माइंड से डिलीट कर सकते हैं. तो ये हो गया वन काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन, कि व्हेनेवर वी यूज वन थिंग कंटिन्यूसली it becomes learned, but after couple of days if it is not followed at the same time, then it is not present in our learning behavior or learning style, so that it is diminished or declined or extincted, just like a bad behavior. बेड बिहेवियर को जैसे हम छोड़ देते हैं ना, वैसे ये भी हट जाएगा. उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी. Spontaneous recovery. Though there is extinction of conditioned response, it appears spontaneously but at a reduced intensity to conditional stimulus. So बताया गया कंडीशन जो response रहता है ना, कंडीशन रिस्पॉन्स कब आता है, जब नेचुरल स्टिमुलीज आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सेस आते हैं उसको हम बोल दिए नेचुरल रिस्पॉन्स. बट कंडीशन, जैसे कि बेल रिंगिंग किया गया, फूड आया, तो वैसे टाइप के एक्टिविटीज़ को हम कंडीशन बोलते हैं. सो बेल रिंगिंग को यहाँ पे हमने कंडीशन लिया था. अगर बेल बजाना बंद कर दे एंड या फिर बेल बजेगा बट खाना देना बंद कर दे, तो आदत धीरे धीरे क्या हो गया, कमने गया. तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है कि पहले जैसा चल रहा था वैसे अब भी चल सकता है, तो रिकवरी हो गया. नेक्स्ट आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन.
स्टिमुलस मीन्स कौन से स्टिमुलस में क्या करना है, कैसे वर्क करना है, कौन से वे पे चलना है, इसको बताना होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरल आइडिया हम लोग जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। सपोज यू आर गोइंग टू एनी एरिया, एक एरिया में आप चले गए, गोइंग टू एनी एरिया, सो यू गेट सम डिलीशियस फूड। सो आपने कुछ डिलीशियस फूड लिया या फिर आपको मिल गया, सो यू ट्राई टू ईट इट। अदरवाइज अगर ये आपने नहीं खाया तो कोई और खा लेगा, ठीक है। सो अभी बोला गया सपोज यू हैव इट रेगुलरली, कोई भी चीज़ को आपने रेगुलरली लिया, तो ये क्या हो गया, वन काइंड ऑफ थिंग आप क्या क्रिएट करें, उसके बेसिक को आपने इतना अच्छे से जाना कि ये आपके माइंड में फिक्स्ड हो रहा है, तो ये हो गया जनरलाइज किसी भी चीज़ के ऊपर। सो स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, देयर इज ऑल्सो ए चांस टू रेस्पॉन्ड द सिमिलर मैनर टू सेवरल स्टिमुली। आप कोई भी चीज़ को, सपोज आज आपने कोई पैनकेक खा लिया या फिर पेस्ट्रीज खा लिया, कल आपने कोई समोसा खा लिया, परसों आपने चिकन खा लिया, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड थे ना, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के भी है, बट हमने रेस्पॉन्स एक ही टाइप का दिया। तो सिमिलर रेस्पॉन्सेस आते हैं जब सिमिलर टाइप ऑफ स्टिमुलीज आते हैं, बट टेस्ट वाइज दे आर डिफरेंट, बट फूड है, फूड के अकॉर्डिंग दे आर सेम। तो उस अकॉर्डिंग हम सिमिलर टाइप ऑफ रेस्पॉन्स तभी देते हैं जब हमें सेम टाइप की चीज़ें होती हैं बट डिफरेंट वेज में आती है और डिफरेंट शेप एंड साइज में आता है, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। कौन सा चीज़ कैसा है, किसका टेस्ट क्या है, ये कैसे जानते हैं, हम लोग टेस्ट करने से। तो रेस्पॉन्स है, हमें खाना है, रेस्पॉन्स इतना ही है, तो रेस्पॉन्स फिक्स्ड है बट खाना डिफरेंट है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या हो गया, कौन सा स्टिमुली को कब तक रखना है, कब तक नहीं रखना है, क्या फिर क्या बोलते हैं, सेपरेट कर देना या डिस्क्रिमिनेट कर देना, ये कैसे चलता है, ये कैसे होगा ना, व्हेन ईच इंडिविजुअल रिएक्ट्स डिफरेंटली। अगर सारे इंडिविजुअल्स, जैसे कि डॉग ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, कुत्ते ने अलग दिया था, तो बिल्ली ने अलग देगा, टाइगर अलग देगा, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स अगर डिफरेंट रिएक्शन देना स्टार्ट करें उनके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मीन्स उनके पास ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग, तो ये डिफरेंट सिचुएशन बन जाता है एंड इट इज सेड टू बी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो रिएक्शन स्पेसिफिक स्टिमुलस, जो रिएक्शन होता है स्पेसिफिक स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होता है, एंड ये स्टिमुलस अगर जितने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाए वैसे रेस्पॉन्सेस आपको मिलते जाएंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स के पास, ये आए आपके फैक्टर्स के बाद और आपके हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, बस हो गए। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं अभी फैक्टर्स में जो जो चीज़ है ना, तो वो सारे अभी एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जो जो पॉइंट्स अभी आपने पढ़ा प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वही सारे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चले, तो पहले तो ये डायग्राम देखिए, मैंने यहाँ पे एरो मार्क करके कैसे कर लिया, तो बीच में आप ऐसे लिख सकते हैं तो इजी भी होगा आपको, क्योंकि फैक्टर्स को याद रखना पहले इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के फैक्टर हैं, उसके बाद आप खुद भी उसको बना के लिख सकते हैं बिकॉज आपको कंसेप्ट पूरा पता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ कंडीशनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस, individual differences, relationship between the time or relationship of time with two stimuli, देन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली, कितने रेंज में आता है, कितने रिपीटेडली आता है, देन उसके बाद रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, देन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक फिक्स्ड होना चाहिए, एनवायरनमेंट अगर चेंज होता रहे देन हमारा खाने का हैबिट भी चेंज होता है, सारे काम का हैबिट चेंज हो जाता है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके नेक्स्ट में आता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस, मेंटल फिजिकल हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, कितने टाइम आप ट्रायल्स करेंगे, ट्रायल्स के बाद क्या क्या होगा, ऐसा। सो यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ टाइम विथ टू स्टिमुली, ये हम पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुली गो साइमल्टेनियसली, अगर दो स्टिमुली लेते हैं, एक है नेचुरल एक है आर्टिफिशियल, दोनों
क्योंकि पैवलोव के जो एक्सपेरिमेंट थे ना, पेट्रोविच पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज़ को ही एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू दिए एंड दोनों ही साइड बाय साइड मूव कर रहे थे. फॉर दिस रीजन द आर्टिफिशियल स्टिमुली क्रिएट्स द सिमिलर इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल स्टिमुलस. इस वजह से क्या हुआ कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए जो रेस्पॉन्स था, नेचुरल रेस्पॉन्स के लिए भी वही रेस्पॉन्स था. सेम टाइप का रेस्पॉन्सेस आया दो डिफरेंट स्टिमुली के लिए. एंड ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के साथ. बिकॉज अगर टाइमिंग अलग हो, सपोज मैंने नेचुरल स्टिमुलस दे दिया, उसके बहुत देर टाइम के बाद आर्टिफिशियल दिया, तो रेस्पॉन्सेस में चेंजेस आ जाएंगे. बट एट ए टाइम हमने दिया तो रेस्पॉन्स सिमिलर टाइप के आएंगे. तो इतना बताया गया. उसके बाद नेक्स्ट चलते इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुली. स्टिमुली का इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? Intensity of stimuli, it has been found that responses, so it has been found that a response wise occurs when the nature or natural stimulus along with the artificial stimulus would be sufficiently strong. दैट मीन्स सपोज थिंक कर लीजिए आपके माइंड में दो स्टिमुलस है या फिर आपको दो स्टिमुलस से गुजरना पड़ रहा है. तो फर्स्ट स्टिमुलस आपका नेचुरल है तो वो आएगा. नेचुरल स्टिमुलस ऑलवेज स्ट्रांग होता है, ठीक है, फिक्स रहता है, स्ट्रांग रहता है. उसके साथ अगर हम लोग आर्टिफिशियल स्टिमुलस को भी डाल देते हैं, सेम टाइम में आर्टिफिशियल स्टिमुलस को भी डाल देते हैं, बट उतने ही स्ट्रांगली डालते हैं, देन वो वर्क करेगा. अगर ये स्लो रहेगा या फिर बहुत ही धीरे इसको वर्क में लगाया गया तो ये वर्क नहीं करेगा. इतना बताएगा. रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, अगर कोई चीज़ को आप लर्न करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो जो भी स्टिमुलीज रहेंगे ना उसको क्या करना पड़ेगा? रिपीटेडली देना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन. तब जाके एसोसिएटेड होगा वो डिफरेंट बिहेवियर के साथ, एंड बिहेवियर में लर्न होके वो सो होगा. उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस. आर्टिफिशियल स्टिमुलस अगर स्ट्रॉन्ग ना रहे देन क्या होगा कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ वो मैच नहीं कर सकेगा, एंड उसके लिए जो स्ट्रेंथ या फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रॉन्ग आएगा. सो इफ आर्टिफिशियल स्टिमुलस डजंट गेट स्ट्रॉन्गर, द एक्सपेक्टेड बिहेवियर वुड नॉट गेट कंडीशन टू आर्टिफिशियल स्टिमुलस. सो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो भी है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन को हम क्या करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहते हैं, या फिर जो भी बिहेवियर को हम चेंज करना चाहते हैं उसे हम नहीं कर सकेंगे. ओके. देन उसके बाद आता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी रिएक्शन के लिए मेंटल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं और रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन पुट देयर इम्पैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम. जो भी आप चीज़ें देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या फील करते हैं ना, वो डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम, दैट इज़ आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है. तो व्हेन द सेंस ऑर्गन इन गुड हेल्थ, जब गुड हेल्थ में रहेगा, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, आपके स्किन, आपके आईज, टंग, ईयर, जितने भी चीज़ें हैं, अगर वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है एंड गुड हेल्थ के साथ है, देन वो स्टिमुली कभी भी फेल नहीं होगा. दैट मीन्स फेडेड आउट भी नहीं होगा. कोई एक स्टिमुली दे दिया तो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्सेस जरूर आएंगे. देन उसके बाद चलते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स. कितने टाइम के अंदर करना चाहिए, क्या करना चाहिए. It has been found that the duration between the trials affect the conditioning in one or other way. So ये ऐसा होता है ना, अगर सपोज आपको मैंने फूड दिया, ठीक है, तो तबीयत कैसे ख़राब होती है हमारी. सो सपोज आज मैंने सुबह 8 बजे खाना खा लिया, कल मैंने 12 बजे खाना किया, सुबह का नाश्ता नहीं किया, 12 बजे डायरेक्ट खाना किया, तो ये ऑब्वियस हेल्थ में आएगा, हेल्थ में एक कोई ना कोई डिजीज़ आएगा ना, बिकॉज हमने रिपीटेडली एक ही चीज़ को फॉलो किया इसलिए. सो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए. तब क्या होगा, उसका रिजल्ट भी बुरा आएगा, इफेक्ट करेगा. सो ऐसे करने कि ट्रायल्स जब भी ले रहे हैं तो सेम टाइम और सेम पर्टिकुलर अमाउंट में ही लेना चाहिए, फिक्स टाइम पे फिक्स्ड अमाउंट में. लॉन्ग शॉर्ट टाइम पीरियड्स बिटवीन द ट्रायल्स अफेक्ट द कंडीशनिंग. कंडीशनिंग बिहेवियर को इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है जब ये जो ट्रायल पीरियड्स है ना वो बहुत
ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम हो जाता है। सपोज अभी मैंने खाना खाया, ठीक है, साथ ही साथ 5 मिनट्स नहीं गए और भी कुछ खाना आ गया, तो ऑब्वियस है आप जितने अमाउंट में पहले टाइम पे खाते हैं अभी और नहीं खा पाएंगे। अगर सपोज क्या होता है ना, आपने सुबह खाना क्या खाया एंड दोपहर को लंच नहीं किया, रात को खाया, ऑब्वियस आपने भूखे रह गए तो उतना ज़्यादा भूख लग रहा था, उसके बाद एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका भूख का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा एंड रात को भी आप कम खाना खाएंगे। तो ये सारे चेंजेस हैं ट्रायल्स के अंदर, पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या आएगा, इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड इन चिल्ड्रन। बच्चों में आप कोई चीज़ को कंडीशन करना चाहते हैं, जैसे कि डांसिंग लर्निंग या फिर साइकिलिंग स्विमिंग, ये सारे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर ऐसा कर दो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये ऐसा चीज़ होगा। सो गुड हैबिट्स कैन बी डेवलप इन चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग गुड हैबिट्स भी डेवलप करेगा। और क्या डेवलप्ड होगा ये देखते हैं। बच्चों के लिए टीचर्स बहुत ओरिड होती हैं कि वो कैसे कंडीशनड हो, कोई भी चीज़ में लर्निंग कैसे हो सके। तो द स्पिरिट क्या बोलते हैं, द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन कैन बी इनकलकेटेड। दैट मीन्स हम बच्चों में इसको डाल सकते, इनकलकेटेड मीन्स उनमें डालना और कंडीशन करना या लर्न करना। इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ देयर थ्योरी। सो उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे कर सकता है। फिर टीचर कैन यूज दिस थ्योरी टू कंडक्ट टीचिंग वर्क। जैसे कि बहुत सारे टीचिंग वर्क होते हैं, कीपिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस माइंड में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रख के हम डिफरेंट रिवार्डिंग के साथ इसको कर सकते हैं। सब बच्चों के लिए सेम हम नहीं दे सकते, अलग अलग हम लोग को रिस्पॉन्सेस के लिए स्टिमुलीज भी चाहिए। द टीचर कैन ऑल्सो, लास्ट पॉइंट, टीचर कैन ऑल्सो यूज दिस थ्योरी फॉर इराडिकेटिंग चिल्ड्रंस फियर। बच्चों से जो बच्चों का डर हो जाता है ना, ये नहीं होगा तो टीचर मारेंगे या फिर कुछ करेंगे, पनिशमेंट मिलेगा, तो वो डर से वो निकल जाते हैं एंड अच्छे रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है।